Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order, pave the way for a prosperous future for Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। 12 अक्टूबर 1999 वो दिन कि जब सिविल और अस्करी क़यादत के माबैन सर्द मोहरी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि मुल्क में जमहूरियत का चिराग अगले 10 बरस तक के लिए गुल कर दिया गया। वक्त के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को न सिर्फ कुर्सी छोड़ना पड़ी बल्कि उन्हें मुल्क बदर भी कर दिया गया। ये साबित हुआ कि वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और इस हवाले से हमारी सियासी तारीख गवाह है कि जब जब वक्त के वज़ीर आज़म को यह महसूस होने लगा कि उसकी कुर्सी बड़ी मजबूत है तो तब कुर्सी हिला दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महसूस हुआ कि उनकी कुर्सी मजबूत है, मगर तारीख ने वो दिन देखा जब वक्त के वज़ीर आज़म को तख्त से तख्ता-ए-दार तक का सफ़र तय करना पड़ा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने खुद को मजबूत तस्वुर किया और नारा लगाया कि उनकी कुर्सी कोई हिला नहीं सकता। नवाज शरीफ जो फरवरी 1997 में भारी मैंडेट के साथ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, जिन्होंने इक़्तिदार मिलते ही आइन में तरमीम करके वज़ीर आज़म के इख्तियारात में बेपनाह इजाफा कर दिया था, जिनके दौरे हुकूमत में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से इख्तिलाफात पैदा हो गए और अदालती बहरान पैदा हुआ। कई अहम मामलात पर आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए, जिनका नतीजा ये निकला कि 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज हुकूमत को बरतरफ कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नवाज शरीफ तलक तारीख खुद को दोहराती रही, मगर सियासतदानों ने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। गुज़श्ता 22 बरस के दौरान 8 वज़राए आज़म तब्दील हो चुके हैं, जबकि मुशर्रफ की इमरजेंसी का खमियाजा आज तक कौम भुगत रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त मुल्क सियासी, सफारती और माशी सतह पर बड़े बहरानों से दो चार दिखाई दे रहा है। हुकूमत अहम मामलों पर आईनी जिम्मेदारियों से नजरें चुरा रही है। अपोजिशन के साथ टेबल पर बैठने को हुकूमत तैयार नहीं है, जिसके बायस अहम आईनी ओहदों पर तैनातियों का मामला तूल पकड़ रहा है। मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 3 बरस में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया, मगर उनके हवाले से भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन को जलाने तक की धमकियां दी गई। इसी तरह चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए भी सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा। सफारती सतह पर चीन के साथ मामलात इंतहाई कशीदा हैं। अमरीकी सदर के साथ मरासिम बढ़ाने में भी तमाम तर कोशिशें रायगा दिखाई दे रही हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी पाकिस्तान मुसलसल तन्हाई का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। माशी मैदान का जायजा लिया जाए तो रुपए की उड़ान जारी है। पेट्रोल हर 15 दिन के बाद महंगा हो रहा है। सर्दी की आमद से कबल ही गैस बहरान शुरू हो चुका है, लेकिन हुकूमत इन तमाम मैदानों में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इसी दौरान फैसला साजी में नाकामी और नाहली की वजह से मामूल की कार्रवाइयां भी मुतनाज़े बना दी गई हैं। आर्मी चीफ की तकर्री एक मामूल की कार्रवाई थी, सबसे पहले अदालत और फिर पार्लियामान तक ले जाया गया। जो पहले आपने देखा एक्सटेंशन के मामले पर जिस तरह मुतनाज़े बना, इसी तरह DGISI की तकर्री के मामले को भी नाहली की नजर किया गया। अपोजिशन जमातों की जानिब से भी हुकूमत की नाहली पर तनकीद की गई है। लेकिन आज कैबिनेट इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है, उस पर वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आपके सामने रखता है। DGISI के हवाले से वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लिया। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपह सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से इसी मीडिया टॉक के दौरान कुछ सवालात बार बार किए गए। क्या सवालात हो रहे थे और उसका जवाब वो क्या दे रहे थे, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। आपने ये तो क्लियर कर दिया, लेकिन इसमें ये भी वाज़ेह कर दें कि अगर ये मामला कब तक तय हो जाएगा, और दूसरा ये कि क्या जो पहले DGISI की अनाउंसमेंट हुई है उन्हीं का तकर्रर होगा या कि आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक जो है वो नई तकर्री होगी। मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया कि तमाम आइनी और कानूनी तकाजे जो हैं इस ज़मन में पूरे किए जाएंगे। सर, आपने कहा कि DGISI के लिए कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। पहला सवाल तो ये कि क्या पहले कानूनी तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया। दूसरा, आपने कहा कि PM का इख्तियार है कि वो तकर्री करें, तो क्या प्राइम मिनिस्टर के ज़हन में कोई और नाम है, कोई और शख्स है जिनको वो आगे लाना चाहते हैं? इस हवाले से ज़रूर बताइएगा प्लीज़। जी, मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ।
हुकूमत की पॉलिसियों पर ऑपोजिशन भी काफ़ी तनकीद कर रही है। आज भी LNG रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर आज़म शाइफ खान अब्बासी पेश हुए, उनसे भी सहाफ़ियों की जानिब से कुछ सवालात किए गए। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखना है। सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात को बहस छिड़ पड़ी है कि इनके ताल्लुकात आपस में यकसा एक पेज पे नहीं है, कि किस तरह देख रहे हैं? मैंने सुना था एक पेज पे है, पता नहीं, आपको बेहतर पता है। अब इस तमाम तर सियासी माहौल में तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से ट्वीट्स की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान को अवामी लीडर के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन मुल्क में बढ़ती महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा, रुपए की तनाजुली, सफारती नाकामी और फैसले की कमी से जो फुकदान एक दिखाई दे रहा है फैसला साजी का, उससे नजरें चुराई जा रही हैं। इसी हवाले से हमने आवाम की राय जानने की कोशिश की, क्योंकि एक परसेप्शन जो सोशल मीडिया पर डेवलप किया जा रहा है वो ये है कि इमरान और अवाम एक पेज पर। अब अवाम क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। भाई महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इस मुल्क की, अल्लाह ही हाफिज है, कोई यहाँ का देखने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर लुक आफ्टर नहीं कर रहा है। भाई को इमरान खान को साहब को ये कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं घबरा रहे, आप 5 साल के बाद आप नहीं घबराना, हमारी तो जिंदगी जैसे कैसे गुजर रही है, इंशाल्लाह आप 5 साल के बाद नहीं घबराना। महंगाई तो गले में आई हुई, अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरान को। पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, बाकी रह क्या गया है, खाने का तो यही चीज़ है, हर चीज़ महंगी कर रखी है, बंदा जाए तो कहाँ जाए। महंगाई की इंतहा हो चुकी है। सबसे पहले जो आवाम के लिए मसला है वो आटे, चीनी, घी और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी है। कंटेनर पे खड़े होकर कुछ वादे किए थे, कुछ फिल्में दिखाई थी जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गए। हम लोग अपनी कारोबार और दुकानें बंद करके बेचने और रास जितनी थी वो खा चुके हैं। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता कई रोज से सेम पेज की बात हो रही है, तो अलाउ मी टू आस्क अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम यू कि हुकूमत और अवाम, बड़ा सादा सा सवाल है कि हुकूमत और अवाम सेम पेज पर है सना बुच्चा साहिबा? अवाम और इमरान खान साहब? जी। अब जाहिर है इमरान और अवाम सेम पेज की बात होती है, और तो हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा सादा सा सवाल कर रहे हैं आपसे। देखें रेहान, यहाँ पर मसला ये नहीं होता कि मैं ये स्टेटमेंट आके दूँ या मुझे देनी पड़ जाए कि हमारे दरमियान मामलात बहुत अच्छे हैं या हमारे दरमियान मामलात रिकॉर्ड ब्रेकिंग सतह पर इतने कभी अच्छे नहीं हुए, तमाम जमहूरी हुकूमतों में कभी इससे बेहतर ताल्लुकात नहीं हुए। इसको कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसको कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं उस पेज पर डिस्क्रेपेंसी होती है। अब ये हर नोटिफिकेशन जो जारी होना होता है, जो एक तकर्रुरी होती है, जो एक मतलब एक जायज़ तकर्रुरी है, एक उसका वक्त मुतय्यन है, उसके ऊपर आप एक बिला वजह की बहस को क्यों शुरू करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो बिला वजह की बहस शुरू ही नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूँ आप इमरान अवाम सेम पेज के बारे में बताएं। आप पता नहीं किस सफ़े की बात कर रही हैं। वो देखिए, इमरान और अवाम के दरमियान कभी कोई पेज नहीं था। इमरान और अवाम के दरमियान एक करप्शन का नारा था, एक साफ शफाफ तहरीक थी जो कि बस करप्शन के नाम हो गई है। ये कभी कोई पेज, एक पेज पे इमरान और अवाम नहीं थे। मतलब अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं तो कभी वो पेज था ही नहीं, तो उसका जिक्र क्या करूँ मैं? अच्छा, जो अवामी मैंडेट के ज़रिए से इमरान खान साहब आए और उसके बाद जितने बुलंदोबाग नारे थे, दावे थे एहतसाब से मुताल्लिक़, अभी रिसेंटली तो नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन और फिर एहतसाब के बयानिए को मज़ीद मजबूत करने की बात हो रही है। ये कैसी बात आप कर रही हैं कि अवाम और इमरान के दरमियान कोई पेज नहीं था? मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? वोट के ज़रिए से इमरान खान साहब को लाया गया। नहीं, देखिए, अवाम और इमरान खान साहब का एक पेज पर होना ज़रूरी नहीं है मुल्क चलाने के लिए, क्योंकि वो इलेक्शंस ही डिसाइड करेंगी। इसीलिए 2023 के इलेक्शंस बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन पे ही पता चलता है कि कौन सी जो अवाम थी वो कौन से पार्टी के साथ एक पेज पर रही है या कौन सेटिस्फाइड है। आई थिंक एक पेज का एनालिसिस या सिमिलैरिटी ड्रॉ करना आई थिंक ज़्यादती होगी। मगर मेरा ये बुनियादी तौर पर ख्याल है, क्योंकि इमरान खान साहब एक अवामी मैंडेट के ज़रिए ज़रूर में आए हैं और उनको 2/3 अक्सरियत से लाया गया है, सब कुछ किया गया है। लेकिन इमरान खान साहब ये बता दें कि पिछले 3.5 सालों में कितनी तकर्रुरियाँ ज़ेरे बहस बनी हैं और उनका अवाम से क्या लेना देना है? मुझे बता दीजिए, नैब के चेयरमैन की तकर्रुरी से मेरा आपका चूल्हा जलता है?
हमारे जो एसेट रिकवरी यूनिट है वो पैसे रिकवर कर चुकी है? क्या एक धेला भी उन्होंने रिकवर किया है? क्या हमारे बिजली के नर्ख कम हो गए हैं? क्या हमारी गैस के ऊपर लोड शेडिंग बंद हो जाएगी? क्या हमारे गैस के नर्ख कम हो जाएंगे? क्या IMF ने ये नहीं कहा है कि हम पर मजीद बोझ डाला जाए, हमसे मजीद टैक्सेस लिए जाएं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अवाम का जो मैंडेट है ये तकर्रुरियों में ही खो गया। कभी नैब के चेयरमैन की तकर्रुरी है, कभी इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर साहब जो हैं उनके ऊपर इल्जामात की बौछार है। मतलब इस मुल्क में हो क्या रहा है, ये किस तरीके से मुल्क चल रहा है? तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अवाम के लिए खान साहब क्या कर रहे हैं, सिवाय ये कि प्लीज 9 निवाले कम खा लें और आधी रोटी खा लें और सब्र कर लें और शुक्र कर लें, और करप्शन माफिया से क्योंकि खान साहब नहीं लड़ सकते तो हम लड़ लेते हैं, और अगर हमारी कहीं चीनी चोरी हो जाए तो हम खुद ही इसके ऊपर एक्शन ले लें। तो ये हुकूमत किस नाम की है? तकर्रुरियां करने के लिए है। आप इमरान साहब हुकूमत की मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, पुअर परफॉर्मेंस पर काफी दिल गिरफ्तार दिखाई दे रही हैं, और इसी चाय की चुस्की के साथ ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं मामला? भाई दिल गिरफ्तार होने के लिए क्या आपके पास बुनियादी तौर पर वजूहात मौजूद नहीं है रेहान? क्या ये सिर्फ मेरा सना बुच्चा का मसला है? क्या मेरी इमरान खान साहब ने कोई प्रॉपर्टी खा ली है? क्या उन्होंने मेरा कोई कर्जा देना है जो मुझे कोई शौक किया तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं उठाना? मेरे ख्याल से वो एक बहुत फाइन क्रिकेटर थे, एक बहुत अच्छे आला ज़र्फ के इंसान हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है जिससे मतलब मेरे खुद फैमिली मेम्बर्स मुस्तफ़ीद हुए हैं, तो मुझे उनसे कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन मुझे उनसे ये कंप्लेंट है कि वो निहायत इग्नोरेंट हैं, निहायत इररिस्पॉन्सिबल हैं, उनको पता नहीं होता वो क्या बात कहाँ कर जाते हैं। मतलब मैं परसों भी किसी शो में कह रही थी कि भाई उज़्बेकिस्तान में जाके ये कहने की तो क्या है कि मैं उज़्बेकिस्तान के बारे में आपसे भी बेहतर जानता हूँ, जो उज़्बेकिस्तान में रहते हैं उनसे भी बेहतर वो उज़्बेकिस्तान के बारे में जानते हैं। जहाँ जाते हैं ये अपने मैं क्यों खो जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। आपका रिटर्निंग टू योर क्वेश्चन, देखिए मैं नहीं समझती कि अर्ली इलेक्शंस भी कोई आइन में इसका तरीका वजह है। इमरान खान साहब असेंबलीज तहलील कर दें, जो कि वो नहीं करेंगे। खान साहब को इस कुर्सी से हटाने के लिए अब आप एड़ी चोटी का जोर लगाइए, महंगाई को किसी और बुनियाद पे ले जाइए, रोटी को 100 रुपए कर दीजिए, आटे को 1000 रुपए पे ले जाइए, खान साहब कुर्सी नहीं छोड़ते। तो जो होना है वो या तो आइनी तरीके से यही हो सकता है कि असेंबली जो हमारे ऑपोजिशन है वो इस्तीफे दे, उसके बाद असेंबली स्कूल पर खुद तहलील हो जाए, उसके बाद कुछ हो जाए, वरना मेरे हिसाब से तो खान साहब कहीं नहीं जा रहे, उनको इस कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता। देखिए आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर 1999 का दिन आपको याद होगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी बड़ा अहम है। हमारे वज़ीर आज़म को हमेशा लगता रहा है कि उनकी कुर्सी बड़ी मजबूत है। क्या इस वक्त भी आपको लग रहा है कि खान साहब की कुर्सी इतनी मजबूत है, ये कुर्सी बिल्कुल नहीं हिल सकती? देखिए रेहान, मुझे पता है कि हमारी कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं और हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मुझे आप उस जगह मत लेके जाइए जहां मुझे कुछ कहना पड़ जाए। ये आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा, इसलिए यहीं तक बात को रखते हैं कि देखिए अगर ऑल इज़ वेल तो फिर ऑल इज़ वेल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, एंड इफ़ ऑल इज़ नॉट वेल तो मैं और आप या ऑपोजिशन क्या कर सकती है? जब ऑल इज वोंट बी वेल तो आप खुद ब खुद नताइज देख लेंगे। हाँ, और वो एक गैर जमहूरी इक़दाम भी हो सकता है। पता नहीं किसकी बर्दाश्त पहले गिव अप कर जाए, अवाम की, ऑपोजिशन की, एस्टैब्लिशमेंट की, खान साहब की, कौन जानता है। नहीं देखिए कि जो सियासी मंजरनामा आप बयान कर रही हैं और जो सियासी नक्शा आपने भी खींचा है, हालात जिस तरह के हैं, आपको लगता है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं अगर अवामी प्रेशर हो, दबाव हो, ऑपोजिशन इस सारे मामले को अच्छे तरीके से कैपिटलाइज करने के लिए तैयार हो जाए और कर सके? अरे भाई मुझे बता दो, अवामी प्रेशर किसको कहते हैं? अवामी प्रेशर किसको कहते हैं? और हालात इतने ही खराब है तो ऑपोजिशन क्यों कैपिटलाइज नहीं करती है इस अपॉर्चुनिटी को? अरे भाई ऑपोजिशन का काम है कुछ करना, और ऑपोजिशन बेचारी क्या करे? एक कोई बेचारा कुछ कहता है, वो जेल चला जाता है, उसको नैब के केस खुल जाते हैं, किसी के गाड़ी से हेरोइन निकल आती है, बेटी के हवाले से उनको एक नोट मिल जाता है, किसी का बाजू मरोड़ दिया जाता है, किसी के वालिद साहब के केस आ जाते हैं। आप मुझे बताइए, इस मुल्क में अगर हर कोई कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है तो फिर ऑपोजिशन कैसे ऑपोजिशन करेगी? क्योंकि वो खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप मुझे बता दें कि आप ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, मुझे बता दें फैसल वावडा साहब को हटाने के लिए आज तक कोई मुतालबा हुआ है?
क्या शौकत तरीन साहब जिनका नाम पैंडोरा पेपर्स में आया है, क्या वो सेनेटर नहीं बनने जा रहे? क्या उसको रोक लिया इन्होंने? अब ये खाकान अब्बासी साहब ने ये एक नारा लगाना शुरू कर दिया कि जी हमें ऑर्डिनेंस, हम इसको करेंगे और हम इसको कोर्ट ले जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट लेके जाना पड़ा तो वहाँ भी लेके जाएंगे। और ये बात ज़रूर है कि सेनेट में इनके पास डेफिनेटली अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहे तो ये बहुत सारी चीज़ों को रोक सकती है। लेकिन अगर जॉइंट इजलास हो जाता है तो नंबर्स किसके पास हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। चले फिर एक और सादा सा सवाल है, फिर अवाम किसकी तरफ देखें? ना वो इमरान खान साहब की तरफ देख सकते हैं, कोई उम्मीद है, ना वो अपोजिशन की तरफ से देख सकते हैं, क्योंकि आप कह रही हो अपोजिशन बहुत कमज़ोर है। तो फिर अवाम क्या करें? एक तो ये आप लोग जो पूरा प्रोग्राम अवाम पर बेस्ड करते हैं ना, अवाम बेचारी क्या कर रही है? अवाम अपने बिजली के बिल देख रही है, अवाम अपना पेट काट रही है, अवाम अपना ख़र्चा चलाने की कोशिश कर रही है, अवाम अपने जो उसके पास रोटी रोज़ी है वो उसमें पूरा करने की कोशिश कर रही है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो अपनी सफ़ेद पोशी को ढांपने में लगे हुए हैं, जो गरीब हैं वो पनाह गाहों का रुख कर रहे हैं, जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं वो सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसका नाम सेहत कार्ड रख दिया गया है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये हैं आपके अवाम और ये हैं अवाम के मसाइल। मुझे बताइएगा कि ये 2023 से पहले आपको कोई नए सियासी ढांचे बनते हुए, नए सियासी नक्शे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी कहा कि अगले 120 रोज बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आपको लग रहा है कि अगले 120 रोज के अंदर कोई ना कोई चेंज एक्सपेक्टेड है? देखिए शेख रशीद साहब तो जो गुफ्तगू करते हैं ना, वो क्योंकि पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में रहते हैं तो उनकी गुफ्तगू में वज़न तो होता है। अब अगले 20 दिन में वो किसका झाड़ू फेर रहे हैं, किसका मीम शीन नून अलग कर रहे हैं, शीन को क्या कर रहे हैं, ये वही जानते हैं, वही बेहतर जानते हैं। करते तो वो भी नहीं है, जो करने वाले हैं वही उनको बता देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी मुझे फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है जिससे कोई 2023 से पहले कोई बहुत अचंभे की बात हो जाएगी। लेकिन और आप चाह रहे हैं शायद मैं ऐसी कोई प्रेडिक्शन दूं, लेकिन पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। ये भी मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो इसलिए अगर मैं रैशनली सोचूं तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी और उनका फायरी एनालिसिस आपने सुना है। इस मुल्क में कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो यू नीड टू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि कब क्या होने जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि पाकिस्तान के माथे का झूमर पख्तून जिनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है खान साहब ने, वो क्या है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 9/11 के बाद दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू की गई, क्योंकि इस दहशतगर्दाना हमले का जिम्मेदार मुसलमानों को करार दिया गया। पूरी दुनिया के मुसलमान अक़वाम आलम को चीख चीख कर बताते रहे कि इस्लाम ऐसे हमलों की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। गुज़श्ता 20 बरस के दौरान दर्जनों फिल्में बनी, लाखों आर्टिकल्स लिखे गए, रिपोर्ट्स तैयार हुई, टॉक शोज हुए जिनमें मुसलसल मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया गया। इस नफरत अंगेज मुहिम के नतीजे में दुनिया भर में मसाजिद पर हमले हुए, नमाजियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, यहां तक कि सानहा क्राइस्ट चर्च हुआ, मगर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम खत्म न हुई। पाकिस्तान में इन 2 दहाइयों के दौरान पश्तून शनाख्त के हामिल अफराद को जबर का सामना रहा। हर जगह इस शनाख्त के हामिल अफराद को मसाइल का सामना करना पड़ा, उन्हें अपनी शनाख्त साबित करने के लिए लाखों जतन करना पड़े। इस रवैये की वजह सिर्फ एक थी कि दहशतगर्दी को पश्तून अफराद के साथ जोड़ा गया। ये बयानिया कौमी क़यादत की जानिब से नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद पश्तूनों की जिंदगी अजीरन बना दी गई। लेकिन आज एक बार फिर पश्तून अफराद के हवाले से इस बयानिए पर बहस शुरू हो गई है। ये बहस वज़ीर आज़म इमरान खान के गैर मुल्की इदारे को दिए जाने वाले हालिया इंटरव्यू के बाद शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का साथ देने पर भी पश्तून पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखता है। People, Pashtuns along on the Pakistan side of the border. You know, just for the viewers, Taliban is a Pashtun movement. There are about 45 to 50% Pashtuns in Afghanistan. On the Pakistan side of the Durand Line, which was made by the British, are twice as many Pashtuns. The Pashtuns on this side were completely sympathetic with the Pashtuns, not because of the religious ideology, but because of Pashtun ethnicity and nationality, which is very strong. So they turned against Pakistan. When we became an ally of the US, they called us collaborators, and they then started attacking the Pakistan state and started calling themselves Pakistani Taliban.
अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तालिबान और टीटीपी को पश्तूनों से जोड़ने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान भी उन्होंने दहशतगर्दी और टीटीपी को पश्तून कौम परस्ती का शाखसाना करार दिया था। उस वक्त वो क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाता हूं। मुजाहिदीन that fighting foreign occupation was a sacred duty, a holy war or jihad, they turned against us. We were called collaborators. They declared jihad on us. They had strong sympathies with the Taliban, Afghan Taliban, not because their religious ideology, but because of Pashtun nationalism, which is very strong. अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हालिया बयान के बाद सोशल मीडिया पर कौम की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं। इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सफ़ीर माहिर अफ़गान उमूर रुस्तम शाह महमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रुस्तम, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के गैर मुल्की नशियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में तालिबान को पश्तून कम्युनिटी से जोड़ा गया है। ये स्टेटमेंट इज इट जस्टिफाइड एट दिस पॉइंट इन टाइम सर? ख़त्े नहीं, असल में जब हालात का इदराक नहीं होता और हक़ाइक़ का पूरा इल्म नहीं होता और ज़रा कोशिश नहीं की जाती, मेहनत नहीं होती कि मुहर्रिकात क्या हैं, अफ़गानिस्तान की जो डायनेमिक्स हैं उसकी मुहर्रिकात क्या हैं, अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है क्या है, तालिबान कैसे पैदा हुए, कौन हैं, तो फिर ऐसी बातें सुनने में आती हैं। उनको शायद ये इल्म नहीं है कि तालिबान में उज़्बक भी शामिल हैं, तालिबान में ताजिक भी शामिल हैं, तालिबान में तुर्कमन भी शामिल हैं, तालिबान में बलोच कौमियत के लोग भी शामिल हैं, और उनको शायद ये भी इल्म नहीं कि बाज़ हज़ारा भी तालिबान की उसमें ग्रुप में शामिल हैं। तो अगर ये इल्म होता तो शायद वो ऐसी बात न करते। तालिबान की तहरीक जो है, इसमें कोई शक नहीं कि बेशतर जो हैं मेजॉरिटी उनमें पश्तो बोलने वाले हैं, पश्तून हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में ये पश्तून और गैर पश्तून और ताजिक और गैर ताजिक, ये मसला ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में उसको देखा जाता है। पाकिस्तान में लोग ये भूल जाते हैं कि हर अफ़गानी पहले अफ़गान है बाद में ताजिक है, पहले वो अफ़गान है बाद में पश्तून है, पहले अफ़गान है बाद में उज़्बक है, पहले अफ़गान है बाद में तुर्कमन है। लेकिन रुस्तम साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट के बॉर्डर से इस पार जो पश्तून मौजूद है, नज़रियाती तौर पर वो अलाइंड है तालिबान के साथ। अब ये प्रोफाइलिंग किसकी हो रही है? ये बैड प्रोफाइलिंग पश्तूनों की है या पाकिस्तान का इमेज जो है वो मुतासर हो रहा है इससे? पाकिस्तान के का इमेज भी मुतासर हो रहा है, और हकीकत ये है कि बॉर्डर के इस पार बहुत से ऐसे लोग हैं जो तालिबान के नज़रियात के मुखालिफ हैं और तालिबान से वो एग्री नहीं करते बहुत सी चीज़ों में। और अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत से ऐसी पख्तून हैं जो तालिबान के साथ शामिल नहीं हैं, बल्कि तालिबान का रास्ता रोकने की कोशिश करते रहे हैं, बल्कि तालिबान का मुकाबला करते रहे हैं, बल्कि तालिबान से जंग लड़ते रहे हैं पिछले 20 साल में, और वो हैं पख्तून, एथनिक पख्तून हैं। तो ये जो तकसीम है जो यहाँ पे पाकिस्तान में हमें नज़र आती है, वहाँ हालात बिल्कुल अफ़गानिस्तान में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो रसूल साहब, कलदम टीटीपी के साथ एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, पता नहीं उन मुज़ाकरात का स्टेटस क्या है, कौन कर रहा है, किस मैंडेट के साथ कर रहा है, क्या पेशकश हो रही है, वहाँ से क्या कहा जा रहा है, गो के तरदीद आ जाती है उधर से। तो फिर इस तरह की किसी न किसी जो कोशिश या काविश जो है उसको कितनी ठेस पहुंचेगी इस तरह के स्टेटमेंट्स के साथ? देखिए, टीटीपी का मामला कुछ अलग है। टीटीपी ने जो कुछ किया, जो कुछ आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह में किया, उसके बाद तो मुआफ़ी की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती है, टीटीपी से बात करने की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती है, और उनको तो आपने प्रोसिक्यूट करना है, उनको तो आपने कन्विक्ट करना है, उनको तो आपने सज़ा देनी है, क्योंकि आज उनको आप माफ़ कर दें, कल कोई दूसरा ग्रोह उठ खड़े होगा। लेकिन अगर माजी की तारीख़ को देखें, माजी के उसको देखें, तो फिर ये हमारा एक वतीरा रहा है। पाकिस्तान में देखें कि वहाँ पे 260 मज़दूर जलाए गए, और एक सियासी तंजीम ने उसकी ज़िम्मेवारी, उस सियासी तंजीम जो थी उसी की ज़िम्मेवार थी। आज उसी सियासी पार्टी के लोग कैबिनेट में भी बैठे हैं और कराची के मेयर भी बनते रहे हैं, और उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये तो हमारे मुल्क में होता रहा है।
और अगर ये होता रहा है तो फिर एक रास्ता ऐसे निकल सकता है कि भाई जो लोग अनकंडीशनली सरेंडर करें। हमारे यहाँ कोई इलाकायत का या कौमियत का बीज बोने की कोशिश की जा रही है या कोई और किसी शोले को हवा देने की कोशिश की जा रही है, नंबर वन। दूसरा ये कि इसके इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस हमारे ऊपर क्या होंगे सर, लास्टली ये कहिएगा। देखिए मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है। हुकूमत दानिस्ता तौर पे ऐसा कुछ नहीं कर रही कि कुछ बीज बोए और तफरीक पैदा करे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो रहा है, सिर्फ उनकी नासमझी से, उनके इनकॉम्पिटेंस की वजह से। नहीं बिल्कुल रसूल साहब, आप ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं। ऑब्वियसली ये सोची समझी साजिश या प्लानिंग तो नहीं होगी, लेकिन ये जो हो रहा है उजलत में हो रहा है या नासमझी के अंदर हो रहा है या इश्यूज के ऊपर वो कमांड और ग्रिप नहीं है। जैसे आपने बताया कि तालिबान असल में कहां से इनका ओरिजिन क्या है, ये कैसे बने पले बढ़े, इस हवाले से शायद कोई हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पड़ी हुई है, उसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन ये हो तो रहा है रुस्तम साहब, हो तो रहा है, इसके इम्प्लीकेशन तो होंगे, लेकिन वो हुकूमत की मशीनरी कहाँ है कि अवाम को बताए कि भाई हम जो कुछ करना चाहते हैं इसका रेशनल ये है, इसकी ये वजूहात हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर वो ये सारा रेशनल आकर पार्लियामेंट में बता दें और इस पे बहस हो, चाहे बहस खुली हुई हो चाहे बहस सीक्रेट हो, जो भी हो, उसकी भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है और ओपन उसकी डिस्कशन की भी गुंजाइश है। तो अगर उस पर डिस्कशन हो जाए, एक डिबेट हो जाए और एक कंसेंसस इस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर वो फैसला जो है सारी कौम का फैसला वो होगा और वो जो है वो दीरपा होगा, वो सस्टेनेबल होगा, उसके पीछे कौम होगी। लेकिन आप देखें कि बॉर्डर को फेंस किया गया तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया, उस पर $1 बिलियन खर्च किया गया तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया। अभी ये जो हो रहा है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में पार्लियामेंट में कोई बात हुई है कि टीटीपी से हम बात करने जा रहे हैं? और ये एक ब्रेक थ्रू है, एक बड़ा कदम है, एक बड़ा ऐलान है, लेकिन पार्लियामेंट बिल्कुल ओवरलुक है, इग्नोर है, उसकी कोई हैसियत सामने हमें नज़र नहीं आती, उसकी रेलेवेंस हमें नज़र नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये दे विल बूमरैंग, दे विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। ये होना नहीं चाहिए। जो तरीक़ा है एक आइन में दिया हुआ है, प्लूरलिज्म की तरफ अगर हमने बढ़ना है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ हमने बढ़ना है और कंसेंसस की तरफ हमने बढ़ना है और सब सारे स्टेक होल्डर को मिलाकर आगे चलना है। रुस्तम शाह अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रही है जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात के बाद उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई है, ये किस्से इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। मोहसिन पाकिस्तान नामवर जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में कौम के नौजवानों पर एक और एहसान कर गए। अपनी वफात से तकरीबन 11 घंटे कबल जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यह बताया था कि वो मेडिकल और डेंटल कॉलेज के नाकिस दाखिला टेस्ट को अदालत में चैलेंज करेंगे। नामवर जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के नाकिस दाखिला टेस्टों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त की समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वजारत सेहत से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आखिरी दस्तखतशुदा दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की है। समाअत का अहवाल जानेंगे, खुद एडवोकेट वकास मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहेगा कि आपने अब्दुल कदीर खान साहब के शरीक पिटिशनर की हैसियत से दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई है, क्या मौक़िफ़ था डॉक्टर AQ खान का PMC से मुताल्लिक जिसे लेकर आप कोर्ट में गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर AQ खान साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और एक हैंड रिटन नोट्स और उनकी रिजर्वेशंस थी अबाउट द एग्जामिनेशन, जो यंग डॉक्टर्स का एग्ज़ाम ले रहे हैं ये, उसके हवाले से उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि तैयार करनी है। मैं उनसे मिला और उस पर उन्होंने कंसल्ट करके मुझे पिटीशन ड्राफ्ट करवाई और वो इत्तेफाक से मुझे फ्राइडे शाम को 5 बजे उनसे मुलाकात का वक्त मिला और कोई काफ़ी देर मुलाकात जारी रही, कोई घंटा डेढ़। और डॉक्टर साहब ने वो तमाम पिटीशन पढ़ी, फिर सिग्नेचर्स किए, एफिडेविट्स
और पावर अटॉर्नी और हर चीज़ और हर रिस्पेक्ट में मुकम्मल थी, और वही मैंने फ़ाइल करनी थी। तो डॉक्टर साहब जो थे वो काफ़ी कंसर्न थे। जो उनका जो इसमें व्यू था वो ये था कि जब बच्चे पेपर दे रहे हैं आपका और वो मेरिट पे आ रहे हैं और अपने सब्जेक्ट्स में उनके नंबर प्रॉपर आ रहे हैं, तो फिर एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि इंट्रोड्यूस करा के आप उनके फ्यूचर से क्यों खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है पब्लिक को या लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि इसमें ट्रिक क्या है। वो ये था कि बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और जो मेडिकल के प्री मेडिकल में जाना चाहते हैं, उसके बाद इन्होंने MD CAT वालों ने एक टेस्ट रख दिया और उस टेस्ट को क्लियर करना ज़रूरी कर दिया उसके लिए। वो टेस्ट पूरे साल में एक बार होता है, उसकी 6,000 रुपये फ़ीस है और आप उसको नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब तक वो अटैम्प्ट करते रहेंगे, आप जब तक क्लियर नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा और आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन के लिए। ठीक है वकास मलिक साहब, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि जुमे के रोज़ आपकी उनसे मुलाकात हुई, कॉन्वर्सेशन में वो अपने इस रिटन नोट के अंदर भी काफ़ी दिल गिरफ्तार दिखाई देते हैं कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज हुआ वफाकी दारुल हुकूमत में शहर इक़्तिदार में, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर MD CAT है एक तरफ, तो उसके तरीक़ाकार के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए गए। एक नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो यंग डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे PMC में, उन पर भी धावा बोला गया पुलिस की जानिब से, लाठी चार्ज भी हुआ, शेलिंग भी हुई। तो ये कहिएगा कि देखिए PMC के ऊपर भी बहुत से लोगों के कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस। अब इस पिटीशन में डायरेक्टली PMC के ऊपर है कि ये सेंट्रलाइज्ड जो अथॉरिटी बनाई गई है ये नहीं होनी चाहिए और PMDC को दोबारा से बहाल कर देना चाहिए। कोई ऐसी बात भी होगी कोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यही बात आज भी मेरे आर्गूमेंट्स का हिस्सा थी कि जब 18 अमेंडमेंट के बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो चुकी है और तमाम सूबे जो हैं वो अपना खुद मुख्तार हो चुके हैं, तो क्या इस सब्जेक्ट को आप एक नेशनल एक प्राइवेट एजेंसी के ज़रिए उनको क्या पाबंद कर सकते हैं सारे सूबों को एक एग्जामिनेशन के लिए? तो ये कतन एक वो इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से भी। आप देखें ना, जो क्रीम ऑफ नेशन के साथ जो उन्होंने सलूक किया बैटन चार्ज का, इसमें हमने डॉक्टर साहब का बड़ा कंसर्न था और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी पार्टी बनाया। और आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को इसके ऊपर नोटिस जारी किए, तो उन्होंने गवर्नमेंट से ये पूछा कि कितनी FIRs लाज हुए हैं, कितने लोगों के खिलाफ आपने ये एक्शन लिया है और कितने लोग जख्मी हुए इसके अंदर। एग्जैक्टली। लास्टली ये कहिएगा वकास मलिक साहब कि ऑब्वियसली कोर्ट ने 3 हफ्ते की मोहलत दी है कि वजारत सेहत और वजारत दाखिला जो है वो अपना जवाब कोर्ट में सबमिट कराएं। मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, लेकिन फिर भी क्या इम्कानात आपको दिखाई दे रहे हैं? कितनी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो PMC के खिलाफ कोई ऑर्डर जो है वो जारी करेगी? देखें, अगर तो जो उसमें डिस्क्रिमिनेटरी और जिसमें डायरेक्ट जिस तरह इनका एग्जामिनेशन को इम्पेडिमेंट बना दिया गया है, या जो जिसमें हार्श किस्म की जो चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली इसके ऊपर हाई कोर्ट डेलिब्रेशन देगी। और अगर आज का ऑर्डर आप मुलाज़ा फरमाएंगे जज साहब का, तो जज साहब ने इतने एलेबोरेट और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको डिक्टेट किया है कि आप खुद कहेंगे कि हाई कोर्ट की मुकम्मल इंसाइट है इसके अंदर। और हाई कोर्ट ने डॉक्टर AQ खान की विजडम को प्रिवेल करते हुए नोटिस जारी किए हैं। अदरवाइज़ तो अगर ये आम कंडीशन होती तो शायद बहुत सारे लोग इसको मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, लोकल स्टैंड आई के हवाले से या डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ में डाल देते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक क्रेडिट जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज के फैसले में टेक्निकलिटीज़ के जाने के बजाय डॉक्टर साहब के विजन को अप्रिशिएट किया है और जो यंग डॉक्टर्स को जो मुश्किलें फेस हो रही हैं उनको उसको एड्रेस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट वकास मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सानिया मीनार पाकिस्तान टिकटॉक आयशा केस जो है वो हर गुजरते दिन के साथ नए नए इंकशाफात कर रहा है। बात करेंगे असल मुजरिम कौन है, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वतन अजीज, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर ऐन यादगार पाकिस्तान के साए तले पेश आने वाले सानहे से पूरी कौम के जज्बात मजरू हुए। और आज दो माह गुजरने के बाद भी इस सानहे के असरात बाकी हैं। हर गुजरते दिन के साथ आने वाले इंकशाफात ने पूरी कौम को शदीद इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है।
इस वाक़े ने ना सिर्फ आलमी तौर पर पाकिस्तान का इमेज बुरी तरह मुतासर किया, बल्कि कौम में भी एक इज़्तिराब की लहर दौड़ गई कि शायद अब ये मुल्क खूनखार भेड़ियों का मस्कन बन गया है जो सरेराह किसी को भी चीर फाड़ सकते हैं। वाक़े के बाद रियासत ने फौरी एक्शन लिया, 400 अफराद गिरफ्तार किए, बाद चंद अफराद की शनाख्त हुई, लेकिन अब इस वाक़े के 400 नहीं बल्कि सिर्फ 2 ही किरदार रह गए हैं। पहला किरदार आयशा अकरम और दूसरा किरदार उसका साथी रैम्बो। आयशा अकरम ने अपने ही साथी रैम्बो को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया, रैम्बो पर ब्लैक इल्जाम लगाया, लेकिन रैम्बो ने आयशा को ही वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया है। इस हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आया, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। दरख्वास्त देने से पहले रात को मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ था इस बात को लेके। इसने बोला था कि मैं फी मुजरम जो पकड़े हैं उनसे 5-5 लाख रुपया लूँगी, तो मैंने इससे कहा कि पैसों के पीछे ना भागो। अब आयशा और रैम्बो की बाहमी लड़ाई के दौरान पुलिस को दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू की कॉल रिकॉर्डिंग मिली, जिसने मामले का रुख ही बदल दिया। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या है वो भी आपको सुनवाते हैं। 6 7 है 6 फी मुजरम को अंदाज़न कितना, मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को पुलिस ने रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना लिया है। अब वाक़े के सिर्फ 2 ही किरदार सामने हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस केस में सिर्फ रैम्बो ही पाबंद सलासिल क्यों है? आयशा इकराम को क्यों अब तक छूट दी हुई है? क्या मजलूबियत का कार्ड खेलकर आयशा के जुर्म की शिद्दत कम हो जाती है? ब्लैकमेलिंग का इल्जाम आयद करके आयशा बेगुनाह साबित हो जाएगी? क्या आयशा के इल्जाम दीगर खवातीन के केसेस को खराब कर रहे हैं? पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क को बदनाम करने वाले 2 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ऐसे अनगिनत सवालात आज पूरी कौम अरबाब इख्तियार से पूछ रही हैं। एक वाक़े ने दर्जनों मजलूम खवातीन के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। अब रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जज़ा और सज़ा के निज़ाम बनाते हुए ऐसे मामलात की बेहतरी करे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।